Jozam, leprosy. It is a chronic specific infectious disease, also known as Hansen's disease. ये एक क्रॉनिक इन्फेक्शियस डिसीज़ है जो कि स्पेसिफिक है, जिसका मतलब है कि इसका एक स्पेसिफिक कॉजेटिव ऑर्गेनिज़म होता है और ये डिसीज़ हैंसेंस डिसीज़ भी कहलाती है। इसमें आमतौर पे जो बैक्टीरिया है इससे चाइल्डहुड और एडोलेसेंस में इंसान कांटेक्ट में आता है, लेकिन इसके जो फीचर्स हैं वो लेटेंट पीरियड अप टू 2 से 5 साल के बाद उसके जो फीचर्स हैं वो मैनिफेस्ट होते हैं, इसलिए कहलाता है कॉन्टैक्टेड इन चाइल्डहुड और एडोलेसेंस बट मैनिफेस्ट आफ्टर अ लेटेंट पीरियड ऑफ 2 to 5 years। एक्सपोजर जो होगा वो चाइल्डहुड या एडोलेसेंस में होगा, लेकिन साइन सिम्टम्स या उसके जो फीचर्स हैं डिसीज़ के वो एक लेटेंट पीरियड जो कि 2 से 5 साल तक हो सकता है उसके बाद ज़ाहिर होते हैं। इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज़म है माइकोबैक्टीरियम लेप्रोई। ये एक एसिड फास्ट बैसिलस है। फैक्टर्स फैसिलिटेट द स्प्रेड ऑफ द डिसीज़, इसमें मेन है पावर्टी, पुअर हाइजीन एंड पॉपुलेशन, स्पेशली इट इज़ मोर कॉमन इन कंजेस्टेड एरियाज़। इसके फीचर्स हैं नेज़ल सिक्रीशन जो होता है ये मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है, मतलब जो इस बीमारी से मुतासिर अफराद होंगे इनके नेज़ल सिक्रीशन जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस होगा या उस सिक्रीशन के ज़रिए ये बीमारी जो है फैलती है और उस सिक्रीशन में ह्यूज अमाउंट में बैसिलाई मौजूद होते हैं। एक्टिव अल्सर और स्वेट के ज़रिए भी मतलब एक्टिव अल्सर जो होगा या फिर पसीना, इन दोनों में भी बैसिलाई पाए जाएंगे। लेप्रेसी प्रीडोमिनेंटली अफेक्ट करती है स्किन को, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को और नर्व्स को। लेप्रेसी में मेन 3 चीज़ें अफेक्ट होती है, स्किन, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड नर्व्स। इसलिए इसका कैरेक्टरिस्टिक लीजन जो होता है वो एक एनेस्थेटिक पैच ऑफ स्किन, मतलब स्किन का कुछ हिस्सा जो है वो सेंसलेस या विदाउट सेंस या बेहिस हिस्सा हो जाता है और उसके साथ में नर्व जो है वो थिक हो जाती है। इसके अलावा फेस डीफॉर्म हो जाता है और लियोनाइन फेस कहलाता है, ये शेर की तरह उसका चेहरा दिखाई देगा। और नोज़ की जो ब्रिज होती है वो कोलैप्स्ड हो जाती है, नोज़ ब्रिज जो होती है वो कोलैप्स हो जाती है, हम आगे देखेंगे। इसके अलावा इसकी टाइप्स बयान की गई है, ट्यूबरकुलाइड लेप्रेसी, लेप्रोमेटस लेप्रेसी एंड बॉर्डरलाइन लेप्रेसी। जो ट्यूबरकुलाइड लेप्रेसी है ये ऐसे मरीज़ों में होती है जिनकी इम्यूनिटी बेहतर होती है, जिसमें सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होगी और स्ट्रॉन्ग टिश्यू रिस्पॉन्स होता है। हिस्टोलॉजी अगर देखा जाए हम ट्यूबरकुलाइड लेप्रेसी में हिस्टोलॉजी में जियंट सेल्स मिलते हैं, एपिथेलियोइड सेल्स, हिस्टोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स और कुछ बैसिलाई। क्लिनिकल फीचर इसके हैं लोकलाइज्ड एनेस्थेटिक हाइपोपिगमेंटेड रेज्ड स्किन पैच मिलता है इसमें, हाइपोपिगमेंटेड रेज्ड स्किन पैच जो कि विदाउट सेंस होगा, जहाँ पर सेंस नहीं होता या वहाँ की नर्व डैमेज होने की वजह से पेशेंट को किसी भी किस्म का एहसास नहीं हो पाता। अर्ली नर्व डैमेज होगा इसमें, नर्व थिकनिंग जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, स्पेशली इन केस ऑफ ट्यूबरकुलाइड लेप्रेसी। फेस और नोज़ का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता ट्यूबरकुलाइड टाइप में, इसकी प्रोग्नोसिस गुड होती है क्योंकि यहाँ पर गुड इम्यूनिटी और स्ट्रॉन्ग टिश्यू रिस्पॉन्स होता है, इस वजह से ट्यूबरकुलाइड लेप्रेसी की मरीज़ में प्रोग्नोसिस बेहतर होती है। ये लीजन्स देख सकते हैं ट्यूबरकुलाइड लेप्रेसी के, रेज्ड
रेज्ड लीजन्स है और ये जो स्किन होगी एनेस्थेटाइज्ड होगी या एनेस्थेटिक होगी या सेंसलेस होगी। नाउ लेप्रोमेटस लेप्रेसी, ये ऐसे मरीजों में होती है जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो और जिसमें पुअर टिश्यू रिस्पॉन्स मौजूद हो। अगर हिस्टोलॉजी देखी जाए तो इसमें ग्लोबी मिलती है। जो ग्लोबी होता है ये क्या होता है, मैक्रोफेजेस जो होते हैं ये बेसिलाई की वजह से डिस्टेंड हो जाते हैं। मैक्रोफेजेस जब बेसिलाई को इंगल्फ करते हैं तो ये डिस्टेंड हो जाते हैं और ये स्ट्रक्चर कहलाता है ग्लोबी। इसी तरह से प्लेंटी ऑफ बेसिलाई दिखते हैं जो कि नर्व में इन्वेड कर जाते हैं या फिर एडेनिक्सा या फिर स्वेट ग्लैंड। बेसिलाई नर्व्स, एडेनिक्सा और स्वेट ग्लैंड में इन्वेड कर जाते हैं। इसके अलावा मैक्रोफेजेस में भी मौजूद होते हैं। जनरलाइज्ड एरिथेमेटस, मल्टीपल मैक्यूलर रैश मिलता है इसमें। ट्यूबरकुलाइट लेप्रेसी में नर्व इन्वॉल्वमेंट जो है वो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, लेकिन लेप्रोमेटस लेप्रेसी में नर्व इन्वॉल्वमेंट यूजुअली नहीं मिलता। इसके अलावा फेस का इन्वॉल्वमेंट होता है और लियोनाइन फेसिस इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इसके अलावा ब्रिज ऑफ नोज़ जो है वो कोलैप्स हो जाती है और ऐसे केसेस में प्रोग्नोसिस बेहतर नहीं होती है। ये फर्स्ट है, इसमें नोज़ ऑफ ब्रिज जो है वो कोलैप्स हो गई है। आप देख सकते हैं इसकी नोज़ का जो स्ट्रक्चर है ड्यू टू लॉस ऑफ ब्रिज ऑफ नोज़। ये मल्टीपल मैक्यूलो पैपिलस जो है या मैक्यूलर रैश आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये फेस जो है ये लियोनाइन फेसिस कहलाता है। इसके अलावा जो इन पेशेंट्स में आप गौर करोगे जो एब्रोज होती है, एब्रोज भी इनके हेयर लॉस होता है, मेड्रोसिस कहलाती है ये कंडीशन। नाउ थर्ड टाइप इज borderline leprosy. It can be borderline lepromatous और borderline tuberculoid. अब ये डिपेंड करता है इम्यून रिस्पॉन्स पर कि वो borderline tuberculoid है या borderline lepromatous है। अब ट्रीटमेंट इसका lepromatous एंड borderline lepromatous leprosy, लेप्रोमेटस और borderline lepromatous इन दो को मल्टीबैसिलरी डिसीज़ भी कहते हैं। इसका ट्रीटमेंट डिफरेंट है और ट्यूबरकुलॉइड या बॉर्डरलाइन ट्यूबरकुलॉइड लेप्रेसी जिसे पॉलीबैसिलरी डिसीज़ भी कहा जाता है, इसका ट्रीटमेंट जो है वो मुख्तलिफ है। पहले हम देखेंगे मल्टीबैसिलरी डिसीज़, इसका मतलब है लेप्रोमेटस लेप्रेसी या फिर बॉर्डरलाइन लेप्रोमेटस लेप्रेसी। इसका ट्रीटमेंट जो है इसमें 3 ड्रग रेजिमिन ये मोस्ट आइडियल है। इसको कम से कम 2 साल तक के यूज़ करना है कंटिन्यू, या उस वक्त तक जब तक के स्मीयर निगेटिव नहीं आ जाता। इसमें डेप्सॉन 100 मिलीग्राम की टैबलेट्स देना है डेली। इसी तरह से क्लोफेजिमीन 50 mg पर डे। इसी तरह से रिफैम्पिसिन देते हैं 600 मिलीग्राम महीने में 1 मरतबा और 300 मिलीग्राम की क्लोफेजिमीन महीने में 1 बार देंगे। मतलब डेली क्लोफेजिमीन जो है वो 50 मिलीग्राम पर डे लेना है और क्लोफेजिमीन 300 मिलीग्राम जो है वो मंथली एक बार लेना है। पॉलीबैसिलरी डिसीज़ फॉर 6 मंथ डेप्सॉन, ये पॉलीबैसिलरी डिसीज़ का मतलब होता है कि ये ट्यूबरकुलाइड लेप्रेसी या बॉर्डरलाइन ट्यूबरकुलाइड लेप्रेसी है। इसमें हमें 6 मंथ तक पेशेंट को 100 मिलीग्राम की डेप्सॉन देते हैं डेली और रिफैम्पिसिन 600 मिलीग्राम की महीने में 1 मरतबा देते हैं। दिस इज डेप्सॉन टैबलेट। डिफॉर्मिटीज़ इन लेप्रेसी, एक्चुअली चूँकि हम सर्जरी से रिलेटेड
पॉइंट्स को यहाँ डिस्कस करेंगे। लेप्रेसी में जो मेन सर्जिकल कंडीशन डेवलप होती है या कुछ डिफॉर्मिटीज़ हो जाती हैं, उसका ट्रीटमेंट जो है वो सर्जिकली किया जाएगा, क्योंकि अगर कोई डिफॉर्मिटी नहीं है तो दिस इज़ अ क्लीन मेडिसिनल कंडीशन विच कैन बी ट्रीटेड विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन्स। नाउ अगर कोई डिफॉर्मिटी हो रही है लेप्रेसी के मरीज़ में, तो उसे 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, प्राइमरी डिफॉर्मिटी और सेकेंडरी डिफॉर्मिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी डिफॉर्मिटी, ये इट ऑकर्स डायरेक्टली ड्यू टू डिसीज़, ये डिसीज़ की वजह से होगी। इसमें फेस में क्या हो सकता है, इन्वॉल्व इन लेप्रोमेटस लेप्रेसी, चेहरा ख़ास तौर पे लेप्रोमेटस टाइप में इन्वॉल्व होता है, जिसे हम लियोनाइन फेसिस कहते हैं। मल्टीपल नोड्यूल्स फेस पे बन जाते हैं, पिगमेंटेशन मौजूद होता है। इसके अलावा लॉस ऑफ लेटरल पोर्शन ऑफ आईब्रोज, जिसे मेडारोसिस कहते हैं, कोलैप्स ऑफ ब्रिज ऑफ नोज और पैरालिसिस ऑफ फेशियल नर्व्स। दीज आर द डिफॉर्मिटीज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम लेप्राई इन्वॉल्विंग फेस। तो करेक्शन ऑफ फेस डिफॉर्मिटी, इसके लिए क्या करते हैं, प्लास्टिक रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, प्रोस्थेसिस टू करेक्ट द नोज़, इसके अलावा नोज़ को करेक्ट करने के लिए प्रोस्थेसिस का इस्तेमाल करते हैं। लैटरल टार्सोरेफी टू प्रिवेंट एक्सपोजर केराटाइटिस, एक्सपोजर केराटाइटिस को प्रिवेंट करने के लिए टार्सोरेफी की जाती है। दैट मीन्स ये जो आईलिड्स होती हैं इनको सूचर कर दिया जाता है, ये कहलाती है टार्सोरेफी। इसी तरह से टेम्पोरलिस मसल फ्लैप्स टू द अपर आईलिड टू प्रिवेंट एक्सपोजर केराटाइटिस, इसके अलावा टेम्पोरलिस मसल फ्लैप का इस्तेमाल किया जाता है ताकि अपर आईलिड को कवर कर सके टू प्रिवेंट एक्सपोजर केराटाइटिस। अब देखते हैं प्राइमरी डिफॉर्मिटीज़ विच इन्वॉल्व हैंड एंड फुट। तो इसमें अल्नार नर्व के इन्वॉल्वमेंट की वजह से क्लो हैंड की कंडीशन डेवलप हो जाती है। इसमें अल्नार नर्व एट द एल्बो एंड मेडियन नर्व एट द रिस्ट जॉइंट, इसकी वजह से क्लो हैंड की कंडीशन पैदा होती है। इसी तरह से अगर पोस्टीरियर तिबियल नर्व इज़ इन्वॉल्व एट द एंकल लीडिंग टू क्लोइंग ऑफ टोज, अगर पोस्टीरियर तिबियल नर्व टखने के पास पोस्टीरियर तिबियल नर्व इन्वॉल्व होगी तो इस कंडीशन में क्लोइंग ऑफ टोज की कंडीशन डेवलप हो जाती है। इसी तरह से ये है क्लोइंग ऑफ टोज, क्लोटोज, ये होता है पोस्टीरियर तिबियल नर्व के इन्वॉल्वमेंट की वजह से। इसी तरह से एक कंडीशन होती है फुट ड्रॉप कंडीशन, जो कि लैटरल पॉप्लिटेयर नर्व बिलो द नी जॉइंट के इन्वॉल्व होने की वजह से होती है। यहाँ पर ये है पेरोनियल नर्व भी जिसे कहते हैं या पॉप्लिटेयर नर्व, नी जॉइंट के नीचे अगर ये इन्वॉल्व हो जाएगी तो फुट ड्रॉप की कंडीशन पैदा होती है। नाउ द करेक्शन ऑफ डिफॉर्मिटी ऑफ हैंड एंड फुट, इसके लिए कुछ प्रोसीजर्स किए जाते हैं। एक प्रोसीजर है पाउल ब्रांड्स प्रोसीजर, इसे क्लॉ हैंड को करेक्ट करने के लिए किया जाता है। इसके लिए एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस मसल का यूज़ होता है। अब एक और प्रोसीजर है बन्नेल्स प्रोसीजर, इसमें फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का इस्तेमाल किया जाता है टू करेक्ट द क्लॉ हैंड। अगर फुट ड्रॉप की कंडीशन है तो इसमें ऊबर्स एंड बार्ड्स प्रोसीजर इस्तेमाल किया जाता है। इसमें टिबियलिस पोस्टीरियर मसल टेंडन का ट्रांसफ़र किया जाता है। सेकेंडरी डिफॉर्मिटी, अब सेकेंडरी डिफॉर्मिटी क्या होती है, बिकॉज ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ नर्व्स सेंसेशन आर इम्पेयर्ड और लॉस्ट। लेप्रेसी की वजह से नर्व इन्वॉल्वमेंट होता है जिसके नतीजे में वहाँ का सेंसेशन इम्पेयर्ड हो जाता है, उस पार्ट का सेंसेशन इम्पेयर्ड या लॉस हो जाएगा, जिसकी वजह से एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस अल्सर फॉर्म हो जाता है एट द फिंगर, जो कि डीप और पेनिट्रेटिंग अल्सर्स होते हैं।
इसी तरह से परफोरेटिंग अल्सर ओवर द सोल ऑफ फूट डेवलप होते हैं, और कभी कभी लेटर स्टेज में ऑटो एम्पुटेशन की कंडीशन भी डेवलप हो जाती है। पेशेंट को खुद पता नहीं चलता, उसका हाथ और पैर चोट लगने की वजह से, ड्यू टू लॉस ऑफ सेंसेशन, ट्रॉमा की वजह से ऑटो एम्पुटेशन का शिकार हो जाता है। इसका ट्रीटमेंट है, स्पेशली नॉन हीलिंग अल्सर अगर है तो ओवर द सोल ऑफ फूट, तो इसमें हम पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस का पोस्टीरियर स्लैब अप्लाई करते हैं ताकि प्रेशर रिड्यूस हो जाए, दैट टेक्स ऑफ द प्रेशर, दस द अल्सर हील्स, ताकि अल्सर हील हो जाए। इसके मतलब मेन इसमें क्या हो रहा है, जो नॉन हीलिंग अल्सर होता है वो प्रेशर की वजह से होता है, कंटिन्यूस प्रेशर के पड़ने की वजह से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रेशर को सोल ऑफ द फूट से हटाने के लिए वहाँ पोस्टीरियर स्लैब लगाएंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का, जिसकी वजह से प्रेशर कम होने की वजह से जो नॉन हीलिंग अल्सर है वो हील हो जाएगा। अगर कैलकेनियस इज इन्वॉल्व ड्यू टू ऑस्टियोमाइलाइटिस, अगर कैलकेनियस का इन्वॉल्वमेंट हो गया है ऑस्टियोमाइलाइटिस की वजह से, या कैलकेनियम में ऑस्टियोमाइलाइटिक चेंजेस आ गए हैं, तो इसमें हमें क्यूरेटाज करना है, जो भी बोन होगी उसको क्यूरेट करके निकालना है। इसके बाद रेगुलर ड्रेसिंग करनी है, स्पेशली असेप्टिक ड्रेसिंग करनी है। दैट्स ऑल।